अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है साइटोप्लाज्म। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले आपने मेरी पिछली जितनी भी वीडियोस हैं वो मुकम्मल देखनी हैं ताकि आपके लिए ये जो टॉपिक है ये सुनना और समझना आसान हो जाए। तो चलें इस टॉपिक को शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट, ये जो वर्ड साइटोप्लाज्म है, सबसे पहले आपको इसके मीनिंग का पता होना चाहिए कि ये जो साइटोप्लाज्म है इसका बेसिकली मतलब क्या है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो साइटोप्लाज्म है ये दो वर्ड से मिलकर बना है। एक है साइटो और दूसरा है प्लाज्म। अब जो साइटो है इसका अलहदा से एक मीनिंग है और प्लाज्म का अलहदा से मीनिंग है। ठीक है, साइटो का मतलब है सेल, क्योंकि मैं पिछले कुछ लेक्चर से आपको पढ़ाता आ रहा हूँ कि सेल के अंदर साइटोप्लाज्म भी होता है, सेल मेम्ब्रेन भी होती है, न्यूक्लियस भी होते हैं। तीन मेन पार्ट्स हैं ये। तो इसका मतलब कि साइटो का मतलब जो है वो सेल हो गया और प्लाज्म का मतलब है फ्लूइड। तो अगर हम इस पूरे वर्ड को देखें कि ये जो साइटोप्लाज्म है इसको ये नाम देने का क्या मकसद था, तो इसका मकसद यही था कि सेल के अंदर फ्लूइड मौजूद होता है, इसलिए इसको साइटोप्लाज्म कहा गया है। अब इसके बाद मैं आपको जो चीज़ें बताऊंगा, पहले मैं आपको उनके बारे में बताता हूं कि मैंने आपको इस लेक्चर में क्या क्या एक्सप्लेन करना है। तो स्टूडेंट, ये जो टॉपिक है इसमें मैं आपको प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, इन दोनों में डिफरेंस बताऊंगा। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा साइटोसोल क्या होता है, ट्रू और कोलाइडल क्या होते हैं, उसके बाद सोल और जेल में क्या डिफरेंस है। ठीक है, उसके बाद आपको इसके अंदर ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाई है सेल की, पीछे भी मैंने वीडियोस में स्ट्रक्चर बनाई थी सेल की, लेकिन उनमें और इस स्ट्रक्चर में जो डिफरेंस आपको नज़र आ रहा है वो भी मैं आपको बताऊंगा कि इस तरह की स्ट्रक्चर मैंने सेल की क्यों बनाई है। तो चलें, सबसे पहले मैं आपको प्रोटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म के दरमियान डिफरेंस बताता हूँ। तो स्टूडेंट, जब आप एक सेल को देखते हैं, प्लांट का सेल एक्सप्लेन करने के लिए मैंने प्लांट का सेल बनाया है, क्योंकि प्लांट के सेल में सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन दोनों पाई जाती हैं, तो ये एक प्लांट सेल है। स्टूडेंट देखें, जब हम लेट्स सपोज जो सेल की जो वॉल है जिसको हम सेल वॉल कहते हैं, इसको रिमूव कर दें, मैंने जो बात कही है उसके ऊपर गौर करना है। जब हम सेल वॉल को रिमूव कर दें तो रह जाती है सेल मेम्ब्रेन, उसके बाद साइटोप्लाज्म और उसके बाद न्यूक्लियस। तो स्टूडेंट, जब सेल वॉल रिमूव कर दी जाए उसके बाद सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को इकट्ठा अगर हम पढ़ें ना, तो वो एक है प्रोटोप्लाज्म। क्या है? प्रोटोप्लाज्म। इसका मतलब ये हुआ कि प्रोटोप्लाज्म में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, उसमें आ जाती है सेल मेम्ब्रेन, उसके बाद साइटोप्लाज्म, उसके बाद न्यूक्लियस, ये तीनों चीज़ें आ जाती हैं। लेकिन अगर हम साइटोप्लाज्म की बात करें, प्रोटोप्लाज्म में तो ये तीनों चीज़ें आ गई ना, ठीक है, लेकिन अगर हम साइटोप्लाज्म में डिफरेंस करें तो वो क्या होता है कि साइटोप्लाज्म जो है ना उसमें सिर्फ और सिर्फ ये पूरा का पूरा जो जेली लाइक स्ट्रक्चर है, जेल लाइक स्ट्रक्चर जो एक सेल के अंदर वाक़या है, इसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। ठीक है, अब ये जो साइटोप्लाज्म के दरमियान में मैंने बनाया है इसको कहते हैं न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर मैंने पिछली वीडियोस में आपको बताया था कि जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है। ठीक है, डिवाइडिंग सेल में अलहदा से और नॉन डिवाइडिंग सेल में अलहदा, क्रोमाटिन और क्रोमोसोम में मैंने डिफरेंस भी बताया था, वो सब कुछ मैंने पीछे बता दिया है, वो मैं अब आपको नहीं बताऊँगा। लेकिन अब इसके बाद प्रोटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म के बाद मैंने एक और टर्म आपको बतानी थी, वो मैं लिखना भूल गया, प्रोटोप्लास्ट। ठीक है, प्रोटोप्लास्ट बेसिकली क्या चीज़ है। अब देखें, वो जो प्रोटोप्लास्ट है ना उसको आप ऐसा ले लें कि ये जितना भी सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन और इसमें न्यूक्लियस, जितनी ऑर्गेनेल्स आ जाती हैं, ये एक प्रोटोप्लास्ट है। ठीक है, जब हम सेल वॉल को रिमूव करते हैं, उसके बाद सेल मेम्ब्रेन, उसके बाद साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को जब हम पढ़ते हैं सेल वॉल से अलहदा, तो वो एक प्रोटोप्लाज्म हो जाता है। ठीक है, और साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस के अलावा जितना भी जेल लाइक स्ट्रक्चर है, मटेरियल है, जो भी बीच में है सेल के अंदर, उसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। ठीक है, अब न्यूक्लियस के अंदर भी आपको पता है कि
न्यूक्लियस के अंदर भी कोई जेली लाइक या फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर मटेरियल होगा, उसको क्या कहते हैं। तो स्टूडेंट याद रखना है कि अगर हम न्यूक्लियस के अंदर फ्लूइड लाइक मटेरियल की बात करें तो उसको हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर जितना भी फ्लूइड होता है उसको हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। अब देखें, लॉजिकली बात है, कोई भी जो सेल होता है वो फ्लूइड के बगैर तो रह नहीं सकता। आपको पता है कि हमारी बॉडी में अरबों खरबों सेल्स मौजूद हैं। अब इन सब सेल्स को नमी तो ज़रूरत है ना, नमी की। अगर खुशक हो जाएं तो डेड सेल हो जाते हैं। ठीक है, ये सभी मैं आपको बाद में एंड में ये डिटेल में बताऊंगा कि ये जो मैं स्ट्रक्चर आपको बताने जा रहा हूँ कि इसमें डिफरेंस है दूसरी सेल के स्ट्रक्चर के मुकाबले, तो वो ये सब कुछ मैं इसी में बताऊंगा आपको। ठीक है, कि सेल क्यों इसमें फ्लूइड होना ज़रूरी है। एक बात और कि ये जो साइटोप्लाज्म है ना, इसको अगर आप फ़नी वे में पढ़ें तो वो बहुत ज़्यादा इजी आपके लिए हो जाएगा। फ़नी वे किस तरह है, आपके लिए मैं एक मिसाल पेश करता हूँ। आपने एक बैलून ले लेना है जिसको हम गुब्बारा कहते हैं उर्दू में। आपने क्या करना है कि उस गुब्बारे में आपने पानी डाल देना है। ठीक है, जब आप उसमें पानी डाल देंगे, कुछ आपने छोटी छोटी कंकरियाँ, मिसाल के तौर पर आर्गेनेलिस को मिसाल बनाने के लिए छोटी छोटी कंकरियाँ ले लेनी हैं या पत्थर ले लेने हैं, वो उसमें डाल देने हैं। अब देखें, वो जो पूरा का पूरा बैलून है ना, वो एक सेल है। ठीक है, वो पूरा का पूरा बैलून एक सेल है। अब उस सेल के अंदर जो पानी आपने डाला है, वाटर, वो साइटोप्लाज्म। उसके अंदर जो आपने कंकरियाँ या कोई पत्थर छोटे छोटे डाले, वो आर्गेनेलिस हो सकती हैं। ठीक है, अब आर्गेनेलिस भी 3 किस्मों की होती हैं। एक किस्म आर्गेनेली की वो होती है जिसके इर्द गिर्द मेम्ब्रेन नहीं होती। ठीक है, नॉन मेम्ब्रेनस आर्गेनेलिस। एक आर्गेनेली वो होती है जिसके इर्द गिर्द एक मेम्ब्रेन होती है, मेम्ब्रेनस आर्गेनेली उसको कहते हैं। ठीक है, और एक वो होती है जिसके इर्द गिर्द एक की बजाय 2 मेम्ब्रेन पाई जाती हैं, वो हो जाती हैं डबल मेम्ब्रेन आर्गेनेलिस। अब वो आर्गेनेलिस जिनके इर्द गिर्द मेम्ब्रेन ना पाई जाए, उस आर्गेनेली को क्या कहते हैं, नॉन मेम्ब्रेनस आर्गेनेली। उनकी एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। आपने राइबोसोम का नाम सुना होगा, सेंट्रियोल का नाम सुना होगा। ये दोनों वो आर्गेनेलिस हैं जिनके इर्द गिर्द मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती। ठीक है, अब आ जाते हैं मेम्ब्रेनस आर्गेनेलिस। बाकी जितनी भी पर ऑक्सीसोम, ठीक है, पर ऑक्सीसोम्स हो गई, उसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम हो गए। ठीक है, उसके बाद और भी आर्गेनेलिस हैं, ये मेम्ब्रेनस आर्गेनेलिस हैं। और आपको पता होना चाहिए कि कुछ आर्गेनेलिस ऐसी हैं जिनके इर्द गिर्द एक की बजाय 2 मेम्ब्रेन हैं। जैसे मिसाल के तौर पर आपने पढ़ा होगा माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, पीछे मैंने एक वीडियो भी बनाई हुई है, उसमें मैंने उसकी डबल लेयर के मुतल्लिक बताया हुआ है। ठीक है, अब आपको पता चल गया कि आर्गेनेलिस जो हैं वो मेम्ब्रेन के लिहाज से 3 किस्मों की होती हैं। ठीक है, उसके बाद ये जो जितना भी मैंने पीछे आपको समझाया है, ये इस टॉपिक से हटकर था आर्गेनेलिस वाला, लेकिन अब जो बाकी बच गया है इस टॉपिक के रिलेट, वो मैं आपको समझाता हूँ। स्टूडेंट, ये देखें, ये वर्ड आपने पहले कहीं सुना हुआ है, उम्मीद है सुना होगा या पढ़ा होगा, साइटोसोल। ये साइटोसोल बेसिकली साइटोप्लाज्म जो है उसी को कहते हैं, क्योंकि सॉल्युबल पार्ट है साइटोसोल। ठीक है, अब ये साइटोसोल 2 टाइप्स का होता है। ठीक है, एक होता है ट्रू और एक होता है कोलाइडल। ठीक है, अब ट्रू में और कोलाइडल में क्या फ़र्क है, इसको मैं आपको ट्रू और कोलाइडल में डिफरेंस करने से पहले आपको 2 मेन टर्म्स, बहुत ही अहम टर्म्स हैं, वो आपको पता होनी चाहिए। वो कौन कौन सी हैं, एक है ट्रांसपेरेंट और एक है ट्रांसल्यूसेंट। मैं आपको इधर लिख के बताता हूँ। एक है ट्रांसपेरेंट, और दूसरी है ट्रांसल्यूसेंट। ठीक है, अब देखिए,
ट्रांसपेरेंट और ट्रांसल्यूसेंट में क्या फ़र्क है आपको ये पता होना चाहिए। स्टूडेंट, ट्रांसपेरेंट वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनमें से अगर लाइट पास की जाए, अगर कोई भी लाइट पास की जाए तो वो एक स्ट्रेट लाइन में उसमें से लाइट पास हो जाती है, कहीं से भी रिफ्लेक्ट नहीं करती। ऐसे ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट होते हैं। अब अगर आप पूछें कि ट्रांसल्यूसेंट क्या होता है तो वो भी मैं आपको बताता हूँ। ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट ऐसे ऑब्जेक्ट्स को कहते हैं जिनमें से अगर हम कोई लाइट पास करें, वो ऑब्जेक्ट कुछ लाइट को पास होने देता है और कुछ को रिफ्लेक्ट कर देता है, स्प्रेड कर देता है, जिसकी वजह से वो जो ऑब्जेक्ट होता है वो ग्लो करने लग जाता है, या अगर आम ज़बान में बताऊं तो वो दिखने लग जाता है। ठीक है, अब देखें ट्रू और कोलाइडल की तरफ आते हैं, जो मेन मकसद है पढ़ने का। ट्रू जो है वो ट्रांसपेरेंट है। ठीक है, ऐसे ऑब्जेक्ट मतलब कि साइटोप्लाज्म के अंदर फ्लूइड जो मतलब कि सेल के अंदर जो फ्लूइड है जिसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, इसमें भी दो किस्में हैं। ठीक है, एक है ट्रू, एक है कोलाइडल। ट्रू वो है जो ट्रांसपेरेंट है, जिसमें से अगर लाइट पास करें तो वो गुजर जाती है इजीली स्ट्रेट में। ठीक है, लेकिन एक है कोलाइडल जो कि ट्रांसल्यूसेंट है। ठीक है, अब ये जो ट्रांसल्यूसेंट है वो है कि जिनमें से लाइट कुछ पास हो जाती है और कुछ रिफ्लेक्ट कर जाती है, और इस वजह से वो जो ऑब्जेक्ट होता है वो दिखने लग जाता है। ठीक है, अब देखें ये जो कोलाइडल आपने पढ़ा है, इसकी भी आगे दो टर्म्स हैं, सोल और जेल। अब आपको पता होना चाहिए सोल में और जेल में क्या फ़र्क है, तो इसमें कोई मुश्किल बात नहीं, क्योंकि आपको पहले पता चल गया है कि कोलाइडल ट्रांसल्यूसेंट है, इसमें से कुछ लाइट पास होती है और कुछ नहीं होती। तो इसका मतलब कि सोल और जेल भी इसके पार्ट हैं, तो इसमें से भी कुछ लाइट पास होगी और कुछ नहीं होगी। ठीक है, लेकिन इनमें फ़र्क क्या है, हमने इसको सोल और जेल को फिर अलग-अलग क्यों पढ़ा है, इसमें डिफरेंस क्यों हम पढ़ेंगे, तो वही बात आज मैं आपको बताऊंगा। तो स्टूडेंट याद रखना है, ये जो सोल होता है ना, ये कम विस्कस होता है, गाढ़ा होता है, इसमें से लाइट पास होती है, कुछ रिफ्लेक्ट भी होती है। लेकिन जेल के मुकाबले जो सोल है वो कम विस्कस है, लेकिन जो जेल है वो ज़्यादा विस्कस है। ठीक है, ये कम ट्रांसल्यूसेंट है और ये ज़्यादा ट्रांसल्यूसेंट है। उम्मीद है कि आपको इसकी भी समझ चल गई होगी। अब मैं आपको आता हूँ ये बात समझाने के लिए कि ये जो मैंने डायग्राम बनाई है सेल की, इसमें और पीछे जो डायग्राम्स आपने देखी उनमें फ़र्क है। ये क्यों बनाया है, तो स्टूडेंट आपने घबराना नहीं, परेशान नहीं होना। सबसे पहले आपने घबराना नहीं, इमरान खान वाली बात। ठीक है, अब देखें अगर मैं पिछली वीडियोस में ये स्ट्रक्चर बना देता तो भी कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन फिर मैंने जो अब समझाना है इसमें जो कुछ कंसेप्ट आपको देने हैं वो भी उधर देने पड़ते, लेकिन इधर मैंने इसी मकसद के लिए ये डायग्राम को और ज़्यादा एक्सप्लेन करने के लिए इस तरह की डायग्राम बनाई है सेल की। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट, आप इस जो डायग्राम है इसमें कुछ चीज़ महसूस कर रहे होंगे, वो क्या कि ये जो सेल मेम्ब्रेन के करीब जो आपको इसमें डॉट नज़र आ रहे हैं वो ज़्यादा हैं, जबकि इनके अंदर वाली साइड पे दूर जो डॉट्स हैं वो हैं। ये क्यों हैं ये मैं आपको समझाता हूँ एक मिसाल के ज़रिए। स्टूडेंट आपने करना क्या है, एक बाल्टी लेनी है, उसमें पानी डालना है, उसमें आप रेत भी डाल दें, नमक भी डाल दें और उसके बाद उसमें चीनी भी थोड़ी सी डाल दें। ठीक है, उसको आपने घोलना है। ठीक है, उसमें कोई बर्तन लेकर या कोई भी चम्मच लेकर उसको घोलना है अच्छे तरीके से। अब देखें जब आप वो घोलेंगे तो क्या होगा, जो छोटे छोटे पार्ट्स, सॉल्युबल पार्ट्स हैं ना, जो हल हो सकते हैं उसमें, वो तो हल हो जाएंगे। ठीक है, वो हल होने के लिए करीब आ जाएंगे। जैसे ये हैं, ये जो दूर डॉटेड हैं ये सॉल्युबल पार्ट्स होंगे, उसमें सॉल्युबल ऑब्जेक्ट्स होंगे जो हल हो सकते हैं और छोटे हैं। बाकी दूसरे जो डेंस हैं या मोटे हैं या कुछ भी आप कह लें कि जो हल नहीं हो सकते, वो दूर किनारों की तरफ जाते नज़र आएंगे आपको। ठीक है, ये वैसे भी कोई इतनी साइंटिफिक बात नहीं है, ये वैसे भी आप देखते हैं जब आप रमज़ान शरीफ में पानी बनाते हैं मीठा पीने के लिए, तो जब आपके मतलब के घर वाले पानी बना रहे हों तो आपने देखना है कि जब वो उसको घोलते हैं
तो जो सालुबल पार्ट्स होते हैं वो तो हल होने के लिए करीब आ जाते हैं, लेकिन जो सालुबल नहीं होते या जो हल देर से होने वाले होते हैं उनकी भी बात इसमें आती है, तो वो दूर दूर किनारों की तरफ आते जाएंगे। अब देखें, आपने एक बात, ये जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये एक सरसरी बात है, इस टॉपिक से भी रिलेट करती है, लेकिन आपने इसको गौर से सुनना है। कायनात में जितनी भी ये जो हमारी कायनात है, इसमें स्टार्स हैं, गैलेक्सीज हैं, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं जो अल्लाह ताला ने इस ज़मीन पर और इस ज़मीन से बाहर जो कुछ भी बनाया है, साइंसदानों को कहना है कि उनमें हर वक्त मूवमेंट होती है एटम्स की। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट जो है, ठीक है, इस कायनात में अल्लाह ताला की बनाई हुई कायनात में कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके अंदर हर वक्त मूवमेंट होती नज़र आएगी आपको। ठीक है, आपको ये भी पता, आप सुनते होंगे यूट्यूब पे कि ये जो हमारी कायनात है ये फैलती जा रही है, फैलती जा रही है। क्यों फैल रही है? इसको तो एक जगह खड़े होना चाहिए। ठीक है, लेकिन ये अल्लाह ताला का निज़ाम है कि कोई भी चीज़ तब तक ज़िंदा रहती है जब तक वो मेहनत करती रहती है। कामयाब वही होता है जो मेहनत करता है। तो अब इसकी मैं बात करने लगा हूँ कि ये सेल जो मैंने आपको मिसाल बताई कि पानी घोलने वाली, क्यों बताई? इसी वजह से क्योंकि सेल जो है वो तब डेड होता है जब उसमें जो फ्लूइड साइटोप्लाज्म होता है वो या तो बहुत ज़्यादा खुशक हो जाए या अपनी हरकत को बंद कर दे। ठीक है, अब देखिए इधर, ये जो फ्लूइड है ना ये हर वक्त इस तरह मूव करता रहता है। ठीक है, सर्कल में हर वक्त मूव करता रहता है। अब इसी ये जो मतलब कि इसका मूव करना है ना, ये सब कुछ जो साइटोप्लाज्म मूव करता है बीच में, इसको हम क्या कह सकते हैं? कौन से टर्म इसके लिए पढ़ते हैं? इसको हम साइक्लोसिस भी कह सकते हैं। साइक्लोसिस के अलावा इसको हम साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, उसके बाद इसको प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग भी हम कहते हैं। ठीक है, ये जो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग है ये वही है जो मैंने आपको मीठे पानी वाली मिसाल बताई कि जब आप उसको घोलते हैं तो करीब करीब वो वाले ऑब्जेक्ट आते हैं जो सालुबल होते हैं, और जो मोटे होते हैं या जो सालुबल होने में, हल होने में टाइम लें या हल ना होने वाले हों, वो दूर दूर चले जाते हैं। ठीक है, इसी को कहते हैं साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। क्यों? क्योंकि ये साइक्लोसिस भी मैंने आपको एक टर्म बताई। वो साइक्लोसिस जो टर्म है उसका मतलब ही ये है कि वो साइकिल के पहिए की तरह इस फ्लूइड को घुमाता रहता है। हर वक्त सेल में साइटोप्लाज्म जो है वो मूवमेंट करता रहता है, हर वक्त मूव करता रहता है। ठीक है, इसी वजह से सेल जिंदा है। अगर ये साइटोप्लाज्म खुशक हो जाए तो सेल उसी वक्त डेड हो जाएगा। तो स्टूडेंट, उम्मीद है कि आज का ये जो लेक्चर है आपको समझ आ चुका है। अगर इसकी समझ आ चुकी है तो इस वीडियो को लाइक करें, दूसरों तक शेयर करें, और जो मेरा चैनल है उसको ज़रूर लाजमन सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली जो भी मेरी वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके और आपको मेरी वीडियोस ढूंढने में कोई भी दिक्कत ना आए। तो स्टूडेंट, आज के लिए बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।